अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एम्प्लॉयज़ रिलेशंस मैनेजमेंट हमारा एचआर की स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, जिसमें हम रिसेंटली डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें कलेक्टिव बारगेनिंग था, इसके अलावा हमारे एग्रीमेंट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट्स था। तो आज हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। यूनियनाइजेशन। हम अपने पिछले लेक्चर्स में यूनियनिज्म और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को पढ़ रहे थे। यूनियनिज्म है क्या, व्हाट इज़ क्लोज शॉप, ओपन शॉप, एजेंसी शॉप। तो हमने इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया था। तो क्या यूनियनाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे कोई इफ़ेक्ट है? सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। से आपकी 40 की क्लास ग्रेजुएट होती है, यहाँ से आप डिग्री लेके निकलते हैं। 40 में से 5 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 35 लोग बिजनेस जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ से दो लाइंस डिफरेंट हो गई। एक तो वो जो जॉब सीकर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट सीकर्स हैं, वो दे आर बेसिकली एम्प्लॉइज। और दूसरे 5 वो लोग हैं जो जॉब क्रिएटर्स हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं। वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। आज उन्होंने जीरो से बिजनेस स्टार्ट लिया है, हो सकता है वो खुद ही इसको 100% हैंडल कर रहे हो। 6 माह बाद उनके बिजनेस में कुछ बेहतर वाइबिलिटी आए, कुछ ग्रोथ हो, तो उनको एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़े, फिर उनको अकाउंट्स हैंडल करने के लिए एक बंदे की ज़रूरत पड़े, फिर एक सफाई वाला आ सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनको वन बाय वन मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरत पड़ती जाएगी, एंड एट दैट मोमेंट दे आर जनरेटिंग न्यू जॉब्स। तो अब यहाँ पे देखें कि यूनियनिज्म और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई लिंक है। लेट्स डिस्कस, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक ऑन सोशलाइजेशन स्टेप्स फॉर शेपिंग कल्चर। हमारी चूँकि कल्चर पे काफ़ी अरसे से बात हो रही थी, कल्चर हमने डायमेंशंस की बात की थी। तो कैसे हम नए लोगों को अपने कल्चर में एडजस्ट करते हैं और एक कल्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रोल मॉडल्स टू सस्टेन द कल्चर। ओवरऑल हमें अपने रोल मॉडल्स डिफाइन करने होते हैं कि जनाब, आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ये देखें ऐसे होते हैं अच्छे स्टूडेंट्स। आप एक अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, ये देखें हम फलां को अच्छा मैनेजर समझते हैं। तो आप रोल मॉडल्स डिफाइन करते हैं। रिचुअल्स एंड स्टोरीज टू रीइंफोर्स द कल्चर। आपने कुछ अपनी रिचुअल्स, कुछ स्टोरीज क्रिएट की होती हैं, कोई सैगाज होते हैं, सक्सेस स्टोरीज आप बताते हैं लोगों को कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने इतनी अचीवमेंट्स की थी और हमने उनको इस तरह रिवॉर्ड किया था। हमारे यहाँ पे कुछ मैनेजर्स थे और हमने उनको इस तरह डील किया और उन्होंने इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेज दी। एंड देन अडॉप्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, एंड देन पीपल अडॉप्ट योर कल्चरल वैल्यूज। रिमूवल हु डिविएट फ्रॉम कल्चर। अब यहाँ पे जो लोग कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, आप उनको रिमूव करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये शख्स चूंकि हमारे कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा है एट एनी कॉस्ट, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय ये कि हम इसको रिमूव करें यहाँ से। रिवॉर्ड टू सस्टेन द कल्चर। और उसके साथ साथ जो लोग कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, उसको उस पर काम करते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं, उनको हम रिवॉर्ड भी करते हैं ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन हो। ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कल्चर। ओवरऑल हम लोगों को कल्चर के ऊपर आने पे, हमारा जो पॉजिटिव एक वर्क कल्चर होता है उस पर आने के लिए हम उनकी ट्रेनिंग्स कराते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करें नए कल्चर में खुद को। चैलेंजिंग अर्ली असाइनमेंट। हम उनको कल्चर समझाने के बाद उनको अर्ली उनके कैरियर में एक चैलेंजिंग किस्म की असाइनमेंट्स कराते हैं। अब ये असाइनमेंट क्लासरूम वाली असाइनमेंट तो नहीं होंगी, वर्क लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्क असाइनमेंट्स ही होंगी ऑफ कोर्स। तो हम उनको चैलेंजिंग किस्म की असाइनमेंट्स कराते हैं, उससे उनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाती हैं कि भाई हमें अगर यहाँ पे रहना है तो हमें किस लेवल पे आके काम करना होगा। तो या तो वो उस लेवल पे आ जाते हैं या वो छोड़ जाते हैं। एंड फाइनली केयरफुल सिलेक्शन। हमारी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बड़ा केयरफुल हो। अगर ओवरऑल वो लोग हम सिलेक्ट कर बैठे हैं जो हमारे कल्चर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर रिमूवल हु डू नॉट फिट द कल्चर। ऑफ कोर्स फिर भी हमें उनको रिमूव करना होता है। कल्चर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। क्या कल्चर का एम्प्लॉयज़ की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उनके साथ लिंक है? रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में कल्चरल डायमेंशंस पढ़ी थी, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, और इसके साथ पावर डिस्टेंस था और बाकी कुछ चीज़ें थी। तो अगर आप अभी आप नहीं सुन सके तो दोबारा से उस लेक्चर को पहले गौर से सुने।
तो कल्चरल डायमेंशन क्या है, हमारी पावर डिस्टेंस है, ये हाई हो सकती है या लो हो सकती है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, इनइक्वालिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी नहीं होती। अगर वो पावर डिस्टेंस वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, जो पावरफुल लोग होते हैं वो एक एट आर्म्स लेंथ होते हैं, जूनियर्स उनको आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते। बॉसिज्म होता है, बॉस होता है, आप इजीली उनको हर बात पे एड्रेस नहीं कर सकते। लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन होती है, कुछ बातें कुछ स्पेसिफिक लोगों को पता होता है, हर बात हर बंदे को नहीं बताई जाती वहाँ पे, उससे उनका अथॉरिटी कायम रहती है। इंडिविजुअलिज्म या कलेक्टिविज्म, तो इन चीज़ों का कौन से फीचर सामने आते हैं, सेल्फिशनेस होती है या ग्रुप कोहेजन होती है। ऑफ कोर्स अगर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होगा तो फिर क्या होगी, सेल्फिशनेस, और अगर कलेक्टिव कल्चर होगा तो ग्रुप कोहेजन होगी। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी, मर्दाना या जनाना ओवरऑल टिल्ट की साइड पे है, तो इससे एग्रेशन भी आएगा, हाई पीडी, और इसके साथ केयरिंग है, नर्चरिंग। तो बेसिकली आप इसको देखें कि अगर किसी सोसाइटी में मर्दाना और जनाना उनके लिए रोल स्पेसिफिक नहीं है तो फिर चीज़ें डिफरेंट तरीके से वहाँ पे हैंडल होंगी। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, लोग रिस्क टेकर है या रिस्क अवॉइडर्स है, उससे क्या होगा, हाई टॉलरेंस या पेशेंस होगी या लो टॉलरेंस और पेशेंस होगी। अगर वो अनसर्टेनिटी पे बिलीव करते हैं तो फिर ओवरऑल वो चीज़ों को बेहतर तौर पे टेक करेंगे। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, लोगों की सोच में वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को पसंद करते हैं या शॉर्ट टर्म चीज़ों को, तो इससे उनके रिस्पेक्ट, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ पे एक नया इफेक्ट सामने आएगा। इसके अलावा पावर, स्ट्रक्चर, अचीवमेंट और सपोर्ट, ये हमारे एडिशनल कुछ चीज़ें हैं। इनसे भी इनके फीचर्स देखें आप, स्ट्रेंथ, जस्टिस और एक्सेप्टेबिलिटी। जब जिस कल्चर में पावर पे ज़्यादा बात होगी वो स्ट्रेंथ और जस्टिस और एक्सेप्टेबिलिटी भी वहाँ पे ज़्यादा काम होगा, एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली कुछ जो कल्चरल डायमेंशंस हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ नए फीचर सामने आ रहे होते हैं। इसके अलावा अदर्स हमारी कौन सी हो सकती हैं, सोशल वैल्यूज, हमारी सोसाइटी की भी तो कुछ वैल्यूज होती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये सोसाइटीज़ के अंदर सर्व कर रही होती हैं और सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो वो वैल्यूज़ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में भी ओवरऑल कुछ चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं जो उनके कल्चर के साथ बड़ी अलाइंड होती हैं, वो उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। पर्सनल ट्रेड्स एंड ओरिएंटेशन, जो सीईओ है, जो टॉप पे बॉसेस हैं, उनके कुछ पर्सनल ट्रेड्स और उनकी सोच जो है वो भी चीज़ों को अलाइन करती है। फिर उनका लीडरशिप स्टाइल, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और लीडरशिप के कोर्सेज पढ़े हैं, उसमें आपको पता होगा कि लीडरशिप के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। कोलैबोरेटिव है, कोऑपरेटिव है, अथॉरिटेटिव है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल। तो उनमें से कौन सा लीडर कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करता है, या वो मुख्तलिफ टाइम पे उन स्टाइल को चेंज करता जाता है, तो उसके मुताबिक भी चीज़ें हमें चेंज मिलती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कल्चर, ओवरऑल जो मैनेजमेंट का कल्चर होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें। वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स और एल्डरली पीपल। अब आप देखें कि एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ एक ज़िंदगी गुजारी है, बेशक वो गलती पे भी हैं, तो आप उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप मुख्तलिफ अहम मामलात में उनसे कोऑर्डिनेशन रखते हैं, कोलैबोरेशन रखते हैं। वैल्यू ऑफ लॉयल्टी, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड हायरार्की। अब दूसरा यह है कि आपकी हायरार्की है, एक बॉस है, एक सबॉर्डिनेट है, और बॉस हमेशा बॉस रहेगा, उसको आप रूटीनली एड्रेस नहीं कर सकते, आप लंच पे उसके सामने बैठ के खाना नहीं खा सकते, आप उसको बहुत फ्रैंकली एड्रेस नहीं कर सकते। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होगा, वहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा। वैल्यू ऑफ कलेक्टिविज्म और हार्मनी। कलेक्टिविज्म ओवरऑल क्या है कि हम कितना बेहतर तौर पे अपने आप को एक ग्रुप के अंदर रख के सोचते हैं, या हम हर बात में अपना फ़ायदा सोचते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा नहीं सोचते। प्रिजर्विंग फेस, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें अपनी फेस सेविंग करनी होती है, एक वर्क एनवायरनमेंट में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हमें फेस सेविंग या फेस प्रिजर्विंग करनी होती है, तो उसमें भी हमें एक स्पेसिफिक किस्म की एक कल्चरली सपोर्ट मिलती है। वैल्यू ऑफ ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस। अब ये देखिए, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो डिफरेंट कल्चर्स में वेरी कर रही हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, यूनियनिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अच्छा, यूनियनिज्म के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम स्टडी करते हैं, यहाँ से चीज़ सारी क्लियर हो जाएगी।
कि मज़दूरों की जब यूनियन होगी, मुलाजमीन की यूनियन होंगी, तो उसके फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या है। तो चलें इनको पहले एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इंक्रीज वेज एंड बेनिफिट्स। अब देखिए सैलरी और वेजेस बेहतर होंगी, फ़वाइद बेहतर होंगे। आप कहेंगे जी हमारे कमरे में एसी लगा होना चाहिए, लाइटिंग कंडीशंस बेहतर होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी जाए, ये बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, लेबर की बात नहीं मानी जाती तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। स्ट्राइक पे जाने से प्रोडक्शन रुक जाती है, प्रोडक्शन रुकने से जो ओवरऑल मालिक है या जो भी फैक्ट्री का ओनर है उसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। फाइनेंशियल लॉस होने से अल्टीमेटली वो क्या करता है, चीज़ों को दूसरे तरीके से हैंडल करना शुरू कर देता है, यूनियन की ऑल्टरनेट देखना शुरू कर देता है। तो ये एक ओवरऑल डिसएडवांटेज है स्ट्राइक्स में। दोबारा एडवांटेज क्या है, जॉब प्रोटेक्शन है कि हम एक यूनियन के मेंबर हैं और हमारी जॉब को लॉस नहीं किया जा सकता, हमें 3 माह का नोटिस दिया जाएगा, कोई सीरियस इशू होगा तभी हमें नौकरी से निकाला जा सकता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे साथ किया जा सकता। और उसके साथ डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जब हर बात में यूनियन इन्वॉल्व हो जाएगी तो मालिक के पास बहुत कम इख्तियार होगा, फैक्ट्री ओनर के पास बहुत कम इख्तियार होगा कि वो चीज़ों को अपनी मर्जी से हैंडल करे, वो फौरी तौर पर डिसीजन ले सके। क्योंकि जब एक डिसीजन एक शख्स ने लेना हो तो वो बहुत तेज़ी से डिसीजन ले सकेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और जब वही डिसीजन में 10 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, यूनियन आ जाएगी, तो फिर उन सबको उसे लूप में लेना होगा, उन सबको इत्माद में लेना होगा, जिससे डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने से हो सकता है उनके ओवरऑल प्रोसेसिंग में, उनके डिसीजन मेकिंग में नुकसान आने सामने हो जाए। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वो सारे मिलके अपनी बात मनवाएंगे, एक एक शख्स से अलग डील नहीं की जाएगी। तो जब वो सारे मिलके अपने फवायद पे बात करेंगे तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगी। से एक फैक्ट्री में एक पानी पीने वाले ग्लासेस बन रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बन रही है 10 रुपये फी ग्लास, और वो 15 रुपये मार्केट में सेल करके उससे 5 रुपये फी यूनिट प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब स्ट्राइक हुई, ओवरऑल मसाइल पैदा हुए, यूनियन ने अपनी सैलरी इंक्रीज करवा ली अपने सारे मेंबर्स की, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो पहले 10 रुपये थी अब वो 12 रुपये हो जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो 12 रुपये के साथ अगर वो मार्केट में 15 रुपये का सेल करते हैं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अगर 12 के साथ वो मार्केट में 17 रुपये का सेल करते हैं तो क्या होगा, इकोनॉमिक रूल क्या होगा, जब प्राइस हाई होगी तो सेल कम हो जाएगी उनकी, उनके कंपेटिटर्स की सेल ज़्यादा होगी, तब भी उनका नुकसान है। तो अब दोनों सूरतों में जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑनर का नुकसान है, और उससे क्या होगा, फैक्ट्री प्रोडक्शन कम कर देगी। जब प्रोडक्शन कम करेगी तो लोगों को मजीद जॉब लॉस का सामना करना पड़ेगा, जिससे प्रॉब्लम्स मजीद खराब हो सकती हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के फवायद तो हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये बेसिकली ओवरऑल यूनियनिज्म के गुड वर्किंग कंडीशंस, यूनियंस बार्गेन के जरिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस तो ले लेती हैं, लेकिन ओवरऑल लो कंपेटिटिव कैपेसिटी होती है। फिर होना तो ये चाहिए कि पे फॉर परफॉर्मेंस हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ओवरऑल जब वो इंक्रीमेंट आते हैं तो वो सब लोगों को इक्वली उसके इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, और लोग समझते हैं कि अगर हम काम करें या हम काम ना करें इट्स इक्वल। कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब क्रिएशन को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी मुल्क में मुआशी तरक्की जो है वो नई जॉब्स पैदा करती है। किस तरह, इंडस्ट्री जब बेहतरी की तरफ जाएगी, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, पुरानी इंडस्ट्रीज के नए यूनिट्स लगेंगे तो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स पैदा होंगी। फिर सर्विसेज सेक्टर बेहतर हो, अगर हमारे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा बाकी सर्विसेज सेक्टर है, अगर ये प्रमोट होगा तो यहाँ से भी लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होगी। फिर एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बेहतर तौर पे यूज़ करें तो यहाँ से भी हमारी जॉब्स क्रिएशन हो सकती है, हम लोगों को मुख्तलिफ रोज़गार के मौके पैदा करके दे सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ये बेहतर हो, सोशल सपोर्ट हो। एक शख्स अगर 20,000 रुपये पर मंथ की नौकरी कर रहा है और एक शख्स छोटा सा बिजनेस, बिल्कुल वो छोटा, बेशक वो टॉफियां बना के बेच रहा है और 20,000 रुपये ही कमा रहा है, तो सोसाइटी को चाहिए कि जो शख्स टॉफियां बना के बेच कर 20,000 रुपये कमाता है उसको एनकरेज किया जाए, उसको रोल मॉडल के तौर पर लिया जाए। तो जब सोशल सपोर्ट होगी तो बिजनेस ज़्यादा डेवलप करेंगे। टेक्निकली लोग स्ट्रांग हो, डिटेल्स को समझें,
फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि हर 5 साल बाद इंतखाबात हों और नई पार्टी जीत जाए और वो पार्टी टोटली आके पुरानी पॉलिसीज़ को चेंज कर दे। 10 साल बाद मार्शल लॉ लग जाए, उनकी टोटली नई सिरे से पॉलिसीज़ हों, पुराने लोगों का नुकसान हो, तो लोग फिर वहाँ पे बिजनेस नहीं करते, वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं। लीगल इन्वायरमेंट जो है, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आप कोर्ट में उनको लेके जाते हैं, तो लीगल इन्वायरमेंट जो है वो ओवरऑल सपोर्टिव हो, लीगली आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। फिर रिसोर्सेज जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, पावर है ओवरऑल, यहाँ पावर से मुराद आप बिजली भी ले सकते हैं, उसकी अबंडेंस सप्लाई हो। हमारे यहाँ पे पावर शॉर्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का लॉस हुआ। वर्कफोर्स, लोग, स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल हो, तभी हम इंडस्ट्रीज़ को बेहतर तौर पर रन कर सकते हैं। और रॉ मटेरियल्स से, कॉटन इंडस्ट्री है, उसके लिए हमारा कॉटन रॉ मटेरियल है, शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज है, उनका रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो नई जॉब्स क्रिएट करने में पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। इसके साथ ऑक्यूपेशनल वर्कप्लेस एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल वर्कप्लेस क्या है कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे किसी किस्म का आपको जिस्मानी या ज़हनी किसी किस्म की आप सेहत के खिलाफ कोई काम ना हो। Occupational health and safety is a cross-disciplinary area concerned with protecting the safety, health and welfare of people. कौन से पीपल? एंगेज इन वर्क और एम्प्लॉयमेंट। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सेफ्टी और हेल्थ पे बात की जाए। द गोल ऑफ ऑल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम इज टू फॉस्टर अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ओवरऑल मकसद क्या होता है कि सेफ वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे लोगों को जहनी और जिस्मानी किसी किस्म की बीमारियां ना हो, उन पे बात की जाए। तो ये कैसे हो सकता है? To ensure the safety and health of workers, manager establish a focus on safety that can include elements such as, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे वर्क प्लेस सेफ्टी और हेल्थ बेहतर हो सकती है? लीडरशिप की कमिटमेंट हो, सबसे पहले तो वो जुबानी बातें ना कर रहे हो, वो एक्चुअली अपने एक्शंस के जरिए उनको दिखाएं। एम्प्लॉय की एंगेजमेंट हो। अब ऐसा नहीं है कि उनको सारे इक्विपमेंट्स तो प्रोवाइड किए जाएं, उनके लिए सेफ्टी शूज़ हों, सेफ्टी ग्लव्स हों, सेफ्टी ग्लासेस हों, और वो उनको वेयर ही ना करें, उनको यूज़ ही ना करें, तो तब आप ओवरऑल सेफ वर्क एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकेंगे। तो मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करे और आप उनको फॉलो करें। अकाउंटेबिलिटी हो, जो शख्स उन रूल्स को फॉलो ना करे फिर उसको अकाउंटेबल किया जाए। सेफ्टी प्रोग्राम, पॉलिसीज और प्लान्स हों कि इन केस अगर ऐसे होता है तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसे होता है तब हम क्या करेंगे, सारे प्लान्स पहले से बने हुए हों। सेफ्टी प्रोसेस, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस हों, लोगों को ट्रेन किया जाए। गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएं सेफ्टी के, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सारे काम का, कि हम 5 साल में हमारे यहाँ पे एक भी हादसा ना हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इंस्पेक्शन हो वर्क प्लेस के, कि भाई कोई हैजर्ड्स पहले तो नहीं हुए, अगर हुए हैं तो आइंदा हम उसको कैसे रोक सकते हैं, वर्क प्लेस हैजर्ड से कैसे बचा जा सकता है। सेफ्टी प्रोग्राम ऑडिट्स हों, जो सेफ्टी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका रेगुलर चेक हो, उनको टाइम टू टाइम उनको चेकअप किया जाए। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल, हम बैठ के सोचें कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ज़ल्ज़ला आता है, सैलाब आता है, आसमानी बिजली गिरती है, कुछ भी होता है, तो हम कैसे उसके नुकसानात से बच सकते हैं। सेफ्टी कमेटीज़ टू प्रमोट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कमेटीज़ बने जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट को यकीनी बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑफिस में सारे फंक्शन हो रहे हैं और लोगों को पता ही ना हो और लोग कोई उस पर प्रैक्टिस ना करें। एजुकेशन और ट्रेनिंग पे बात हो। उसके अलावा सेफ्टी कम्युनिकेशंस टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑन सेफ्टी, लोगों को बताया गया हो। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कल्चर के टॉपिक पे अपनी डिस्कशन को कंक्लूड किया है। इसके साथ हमने ओवरऑल जो हमारी यूनियनिज्म का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं उनको डिस्कस किया है। यूनियन के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जॉब क्रिएशन में कौन से फैक्टर्स पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, और इसके साथ एम्प्लॉय सेफ्टी और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को हमने टच किया है। तो शुड यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।